अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी को डिस्कस करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट, उसके इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो आप ये समझ लें कि आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। सिर्फ उसके एक या इससे मैक्सिमम जितने मर्ज़ी आप शेयर ख़रीद लें, आप उनके शेयर होल्डर हो जाएंगे। वो कंपनी है हमारे पास ग्लोबल रेजिडेंस रीट, GRR। ये जो ग्रुप है ये आरफ हबीब डॉलमेन रीट कमॉल जो आप देखते हैं DCR के नाम से कंपनी है, उसी का वर्जन है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन बेस वर्जन है। जो DCR वाला वर्जन है हमारे पास, जो रीट का वो कॉन्सेप्ट है वो रेंटल बेस रीट है, और ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है ये कंस्ट्रक्शन बेस रीट है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट 2021-20 में आफ्टर कोरोना ही आया है। पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चलता है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट चलता है रीट का, कि एक आम आदमी जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके और उससे रेंटल इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, या उससे एक माहाना या सालाना प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता है। अगर स्पेसिफिकली मैं इस कंपनी की बात करूं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड रीट है, तो ये रियल स्टेट से जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, उनकी रेगुलेशन होती हैं, उनको SCCP के थ्रू और उसके कवानीन के मुताबिक चलाता है। और वक्तन फ़वक्तन जैसे ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में कुछ चेंजेस आती हैं तो इसके कॉन्सेप्ट में भी तरमीम कर दी जाती है। सबसे बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रीट के लिए रखा हुआ है, पूरी दुनिया में भी ये चलता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रीट के लिए लागू किया हुआ है कि आपने इसी कानून के मुताबिक चलना है कि आपकी जो भी इनकम होगी उसका 90%, तकरीबन 90% आपने अपने शेयर होल्डर के साथ उस प्रॉफिट को शेयर करना है। अब हम कंपनी के कुछ अहम नकात को डिस्कस करते हैं जिस पे कंपनी की बुनियाद है, जो कंपनी की बेस है। एक तो ये सबसे पहले पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन बेस रेगुलेटेड रीट है, मतलब कि इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस में रीट नहीं आया। अभी रिसेंटली हमारे पास जो रीट आया है इमेज का, वो इसका मुकाबला अभी नहीं कर पाएगा। इनका कॉन्सेप्ट और उनके कॉन्सेप्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, हमारे पास रेंटल बेस जो है वो DCR का है, जो यानी कि अपनी फील्ड का ये अकेला ही खिलाड़ी है जो खेल रहा है। अब इसके मंसूबे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिसकी बेस पर इसका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। अब जैसे हम जानते हैं सब कि कराची में डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और वहाँ पे जो एक रिहाइश का एक स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, आरफ हबीब ग्रुप के एक हम ऐसा शहर नया आबाद करते हैं जो कराची के मज़ाफ़ात में ही हो, कराची के आसपास ही हो, लेकिन वो बिल्कुल हट कर डेवलपमेंट हो। तो जो शहर है कराची का, उसके करीब एक नया नाज़माबाद के नाम से मंसूबा शुरू किया, जिसकी जो स्क्वायर यार्ड था वो 40,500 स्क्वायर यार्ड पर वो मंसूबा शामिल था, जिसमें जो मेन जो इनके यूनिट थे वो 9 जदीद किस्म के अपार्टमेंट टावर्स ये बनाने जा रहे थे। अब उनमें अपार्टमेंट्स की जो तादाद थी हमारे पास वो थी 1344। जब इनके पास डिमांड ज़्यादा आई तो इन्होंने उसको बढ़ा के 1639 अपार्टमेंट कर दिए, जिससे इनके जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसमें भी 5.24 अरब रुपए का हमें इजाफा मुतवक्का है कि होगा इन फ्यूचर 2025-26 की क्लोजिंग के ऊपर। अब कंपनी ने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ नया नाज़माबाद में अपने टावर से ही खड़ी करते रहे, नहीं, वो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर रही है। जैसे नया नाज़माबाद फ्लाईओवर बना रही है, और उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इसको लाहौर के कॉन्सेप्ट से देखना है कि लाहौर में क्योंकि डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, और अगर किसी भी जगह पर आपने रिहायशी वैल्यू को उसको इंक्रीज़ करना है, लाइक बहरिया टाउन, लाइक सिटी, लाइक DHA, तो आपको वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करने पड़ेंगे उसके सराउंडिंग्स में भी। तो कंपनी ने नया फ्लाईओवर भी बना रही है, जिससे इनके अपार्टमेंट्स की और इनकी जगह की जो कीमत है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी। अब कंपनी के जो हम प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं तो सिर्फ 100 स्क्वायर फुट से डिजिटल सरमायाकारी इनके मुमकिन है। और अगर मैं इसके थोड़े से रिज़ल्ट को डिस्कस कर लूँ ना, जो अभी हमारे पास जो साल का रिज़ल्ट आया उसमें हमने देखा कि 1045 मिलियन रुपए का इन्होंने गुज़श्ता साल से मुनाफा कमाया है, जिसमें खालिस मुनाफा इनका 178 मिलियन रुपए है, जो कि फ़ी यूनिट होल्डर के लिहाज से बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर इसके शेयर प्राइस को देखें तो 11 रुपए से चलती है एक साल के अंदर अंदर, और हम इसको 24-25 रुपए के करीब का हाई देखते हैं, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड जो था वो 3.5 रुपए तक का दिया था, जिससे इसकी जो प्रीमियम ट्रेड हुआ है वो 64% के करीब हुआ है। कंपनी ने अभी तक अपने
899 अपार्टमेंट फ़रोख्त कर लिए हैं, सेल करके वो फारिग हो चुके हैं और बाकियों की किस्तें चल रही हैं और किस्तों की जो रिकवरी है उसकी शरह भी कंपनी के पास 93% है, जो कि बहुत बहुत अच्छी रेशो है। इतनी तो बैंक्स की भी नहीं रेशो होती रिकवरी की, जो किस्तें देने की। यानी कि लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं, अपने अपार्टमेंट की किस्तें भी अदा कर रहे हैं और ये कंपनी की एक बहुत बड़ी सहूलत है कि वो सिर्फ अपने अपार्टमेंट कैश पे नहीं बल्कि किस्तों पे भी प्रोवाइड करिए, जिससे कंपनी का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये कंपनी की मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो नया नाज़माबाद है उसका हमने एक नक्शा भी आप लोगों के सामने, एक प्लान जो है वो शेयर कर दिया कि ये इनका मास्टर प्लान है, ये किस तरह पूरे के पूरे। अब ये जो कराची के जो शहरी हैं वो इस नक्शे को समझ सकते हैं इजीली कि कंपनी पूरे के पूरे शहर को आबाद कर रही है कराची के सराउंडिंग में। जो अभी तो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, अभी तो कंपनी शुरू हुई है, अभी तो बिज़नेस आना शुरू हुआ है। इन फ्यूचर देखें कि कितने प्रोजेक्ट इनके आते हैं। अब कंपनी के PL3, PL4 और PL5 जो बिल्डिंग हैं, जो जदीद तरीन अपार्टमेंट्स हैं, ये कंप्लीट हैं। यहाँ पे रिहाइश है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और सारी की सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अब कंपनी जो 2 नए जो अपार्टमेंट पे काम कर रही है, जिनकी नवंबर 2025 में डिलीवरी है, कंपनी देने जा रही है डिलीवरी, यानी कि उनकी किस्तें भी पूरी हो रही हैं। वो अपार्टमेंट उनके जो ख़रीदार हैं उनको होल्ड करवाने जा रही है, वो है PL7 और PL8। ये दोनों जदीद अपार्टमेंट्स जो हैं वो 2025 में ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके जो मालिकान होंगे, जो ख़रीदार होंगे, उनको डिलीवर कर दी जाएंगी। इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इनका हमने फ्लोर प्लान जो टाइप ए के लिहाज से, टाइप बी के लिहाज से, हर लिहाज से, स्क्वायर फुट के लिहाज से और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी कंपनी ने शेयर की हुई हैं। कंपनी ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इनके फ्लोर प्लान अपार्टमेंट्स का भी हमारे पास। कंपनी सिर्फ जो है वो एक शहर आबाद करके कुछ डेवलपमेंट के काम करके सिर्फ नहीं रुक रही, बल्कि वहाँ पे हर किस्म की अम्यूनिटीज़ देने की कोशिश कर रही है, जिसमें रेस्टोरेंट, कॉफ़ी, फिटनेस, ये आप ऐसे समझ लें कि एक लाहौर की जैसे सोसाइटीज़ काम करती हैं, कंपनी वैसे ही पूरे के पूरी एक सोसाइटी बिल्ड करी है, एक पूरे का पूरा शहर बिल्ड करी है कंपैरेटिवली कराची के। क्योंकि कराची में डेवलपमेंट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपको मेडिकल सेंटर, गार्डन, वेडिंग हॉल, मॉस्क्यू, सब कुछ ये कंपनी आपको उस नया नाज़माबाद में अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रोवाइड कर रही है। अब हम कंपनी के पार्टनर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पार्टनर कौन है, इसके साथ मिलकर काम कौन करें, फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है। स्टॉक मार्केट से जो इन्वेस्टर से पैसा मिलता है वो तो एक पैसा है, लेकिन जो बेसिक जो फंडिंग करने वाला है कि इन्हें 1 क्लिक पे वो पैसा मिल जाए, तो वो है इनके साथ मुशारका एग्रीमेंट विद मेज़ान बैंक। मेज़ान बैंक ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि जो बैंकों में भी सबसे बड़ा बैंक है और जो अच्छी फंडिंग वाला है, जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके पास डिपॉजिट होते हैं, वो उन्होंने एक इनके साथ एग्रीमेंट किया 50-50% के प्रॉफिट लॉस के ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी। अगर कंपनी लॉस बेयर करती है तो इस मुशारका एग्रीमेंट के थ्रू मेज़ान बैंक को भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंडर वही है इनका। अब ये कंपनी की मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन साइड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के चल रहे हैं। कंपनी डिफरेंट जगह पे जहाँ पे उसको कोई अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आता है वो उसको कंप्लीट कर रही है और उस पर काम भी, कंस्ट्रक्शन जो जारी है, और एज़ सून एज़ पॉसिबल वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो प्रोवाइड भी कर रही है। अब कंपनी के बहुत सारे जो हमारे पास आ जाते हैं वो पार्टनर्स आ जाते हैं, जिसमें मेज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह, PwC, अहमद एंड गाजी, ये सारे इसके इन्वेस्टर्स भी हैं, इसके होल्डिंग कंपनीज़ भी हैं और इनके साथ ये काम भी कर रही है। अब कंपनी की ज़रा रूल एंड रेगुलेशन को देख लेते हैं कि कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है और उसके सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो अब स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होंगे, तो कंपनी ने उसको डिवाइडेशन कैसे किया। कुल जो इस कंपनी के पास जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो शेयर हैं, वो 14 करोड़ थे, जिसमें हर यूनिट की कीमत उन्होंने 10 रुपये रखी। इब्तदाई तौर पर जो थे वो जावदान एक ग्रुप है जो पहले सीमेंट की कंपनी होती थी, अब ये भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी बन चुकी है। ये इनके सारे के सारे 14 करोड़ जो शेयर्स थे वो इस कंपनी के पास थे। अब वो कंपनी कभी भी मोनोपोली कर सकती थी, यानी कि उसके जो मालिक थे वो कभी भी शेयर प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते थे अपनी मर्जी से, ये जावदान वाले। तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयर्स होते हैं उनको डिवाइडेशन कर देती है। कैसे डिवाइडेशन होती है कि 10%, यानी कि 1.4 करोड़, यानी कि तकरीबन 1.4 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो आवाम को फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, यानी कि आम जनरल पब्लिक, मैं और आप, हमारे पास ये 1.4 करोड़ यूनिट्स जो हैं ये पड़े हुए हैं। तकरीबन 85% यानी कि 11.9 करोड़ यूनिट जो हैं वो जावदान कॉरपोरेशन के जो शेयर होल्डर्स थे उनको तकसीम किए जाते हैं, क्योंकि पहले 100% तो उनके पास थी इक्विटीज़ की। फिर 5% यानी कि 70 लाख यूनिट जो हैं वो रियल स्टेट कंसल्टेंट को दिए जाते हैं, जो कि नया नाज़माबाद के ही कंसल्टेंट हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पर बैठे होते हैं। इसके अलावा अहम शेयर होल्डर्स
में आरफ हबीब, AKD सिक्योरिटीज़, हाजी अब्दुल गनी और शनीद कुरैशी भी शामिल हैं, यानी कि मेन ग्रुप आरफ हबीब भी इसमें शामिल है, वही इसको होल्ड करता है क्योंकि सारी की सारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आरफ हबीब ग्रुप की ही हैं इसके पास। अब हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि आरफ हबीब के पास कितने शेयर पड़े हैं। हम इसको परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। तकरीबन 7-7.5% के करीब आरफ हबीब ग्रुप के पास है। फिर आरफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपने ये दोनों कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, एक है AHL और एक है AHCL, और फिर है आरफ हबीब इक्विटी प्राइवेट। तीनों कंपनीज़ के पास टोटल मिला के 24, 8 और 7, आप इसको बराबर कर लीजिएगा, तकरीबन 40% की होल्डिंग तो सिर्फ आरफ हबीब ही लेकर बैठा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आरफ हबीब ग्रुप ही इस कंपनी को चला रहा है और वही इसके मालिक को मता है। अब हाजी अब्दुल गनी के पास तकरीबन 10% इस कंपनी के पास पड़े हैं शेयर। इसी तरह जुनैद कुरैशी के पास, हमारे पास तकरीबन 6% के करीब। फिर AKD सिक्योरिटीज़ जो कि अकील करीम टेडी का ब्रोकरेज हाउस है, उनके पास भी तकरीबन 10%, 9.5% के करीब शेयर। ये टोटल जो सब टोटल बनता है ये 66%, यानी कि ये सारे ग्रुप्स मिलके 66% जो शेयर्स हैं वो कंपनी के होल्ड करते हैं। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? वो जावदान वाले हैं, जिसके पास पहले 100% शेयर थे, अब उनके पास सिर्फ 18% शेयर हैं, और ये टोटल मिला के इक्विटी हमारे पास आ जाती है तकरीबन 85%। जो कंसल्टेंट है हमारे पास, रियल स्टेट जो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पे बैठे होते हैं, उनके पास भी 5% शेयर हैं। अब मैं एक कंपनी का लेटर शेयर कर रहा हूँ 7 जून 2023 का, जिसमें ये जो आरफ हबीब इक्विटी वाले हैं ना, ये अपनी तकरीबन इनके पास जो 10% की होल्डिंग थी, ये 10 रुपये 9.99 के हिसाब से अपने शेयर NDMA को फ़रोख्त कर देते हैं। ये लेटर लगाने का मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि आज से 2 साल पहले शेयर जो प्राइस इस रेट का था, क्योंकि वहीं से ही कंपनी में टर्निंग पॉइंट हुआ है जब डिविडेंड आने शुरू हुआ है 2023 में। तो कंपनी का शेयर 10 रुपये से इस वक्त 20 रुपये पे, यानी कि 100% का गेन तो सिर्फ ये अपनी शेयर प्राइस और कैपिटल गेन में दे चुका है। अगर हम कंपनी की तामीराती पेशरफ्त पे नज़र दौड़ाएं तो FL3 से लेके FL8 तक की जो इनकी बिल्डिंग्स हैं उन पे तामीराती काम आगाज़ है, वो चल रहा है, जिसमें अर्थ वर्क भी है, फाउंडेशन भी है, और जो फिनिशिंग का काम है वो कंप्लीट होने के बाद ये डिलीवरी जो है ये साल 2025 के आखिर तक कर देनी है इन्होंने, और उसके बाद अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू करना है। अभी मैंने एक पर्सनल आपके सामने एक चीज़ कंपैरिजन शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम इसके शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं तब हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर हम इसके अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तब हमारे, ये अपार्टमेंट से मुराद ये है कि अब किसी भी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में, प्लॉट में, किसी घर पे, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपार्टमेंट की सूरत में वो वाली इन्वेस्टमेंट लीजिएगा। और शेयर प्राइस में जो रीट का कॉन्सेप्ट है उसकी मैं बताऊँगा। अगर कैपिटल रिक्वायर्ड की बात करूँ तो आपको सिर्फ कम से कम कंपनी के अगर आपने 1000 शेयर भी ख़रीदने हैं तो आपको 20,000 रुपये मैक्सिमम चाहिए, जबकि अपार्टमेंट तो आप एक ईंट या एक कमरा नहीं ख़रीद सकते ना, तो उसके लिए आपको 13 से 19 मिलियन चाहिए। लिक्विडिटी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो आपके सामने प्रॉफिट लॉस आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है स्टॉक मार्केट में, जबकि यहाँ पे आपकी आंखों के सामने नहीं कुछ हो रहा होता, आपके अपार्टमेंट की कीमत नीचे गिर रही होती है, ज़्यादा भारी होती है, उससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैनेजमेंट PSX में कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस भी आपको देखनी पड़ेगी अपार्टमेंट में, और इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है इसको कंप्लीट करने के बाद। इनकम टाइप आपके पास यहाँ पे PSX में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड आएगा, और अगर अपार्टमेंट में आप खुद नहीं रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे रेंटल इनकम कमा सकते हैं। रिस्क क्या है? अगर मार्केट के और कंपनी के प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अगर ऊपर नीचे होती है तब एक रिस्क है, जबकि अपार्टमेंट में आपको कंस्ट्रक्शन डिले भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी मार्केट रिस्क भी मिल सकता है, कीमत ऊपर नीचे जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ की होती हैं वो चल रही होती हैं। रेगुलेशन में चले जाएं तो SECP और CDC दोनों गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो PSX को हैंडल करते हैं, तो ये कंपनी भी उन्हीं के नीचे आती है, जबकि अपार्टमेंट्स को बायर डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि प्रॉपर्टी डीलर हैंडल कर रहा होता है। तो जब आप चीज़ कोई बेचने जाते हैं तो वो सस्ती हो जाती है, जब आप ख़रीदने जाते हैं तो वो महंगी होती है। तो मेरे लिए मैं अपना आइडियल जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी दूंगा कि मैं किसके लिए जाऊंगा, और आपने ये फ़ैसला ख़ुद भी करना है। मैंने भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि ये दोनों कंपैरिजन क्या है। तो स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास इतने करोड़ों रुपए नहीं हैं तो उनको रीट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ 20,000 के साथ भी आप इसके पार्टनर बन सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप आएंगे तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और बहुत सारे पैसे भी चाहिए। अब हम जरा कंपनी के चलते हैं कि शेयर प्राइस की जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो स्टॉक मार्केट में कैसे है और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कैसे उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर इसको मैं 2022 से ऑनवर्ड अभी तक डिस्कस करूं, 2025 की जो हमारे पास लास्ट क्लोजिंग आई है, तो अब कंपनी की जो अदर ऑपरेटिंग इनकम भी ज़रा नोट करें कि वो मुसलसल कम हो रही है।
अगर 2022 में हम देखें तो वो 2 रुपये कुछ थी, 2023 में तकरीबन 36 रुपये थी, 2024 में 10, 2025 में 31 और अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो तकरीबन 15 के करीब चल रही है। अगर इसकी मैं डिविडेंड यील्ड, जो सबसे मेन इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज़ है ना, अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी पे बात नहीं करते, रिटर्न ऑफ इक्विटी पे बात नहीं करते, रिटर्न ऑफ एसेट पे बात नहीं करते, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है, क्योंकि इस साल का जो 2025-26 शुरू हुआ है, इसके पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत शानदार आया है, बहुत शानदार अर्निंग शो किया। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि इसका जो डिविडेंड का मैं आपको पैटर्न बताऊंगा ये कब देगी, लेकिन अभी हम इन्वेस्टर्स की जो कॉलम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं इस पिछले साल को और इस साल का जो पहला क्वार्टर हमारे पास सितंबर की क्लोजिंग आया उसको डिस्कस करते हैं। 2025 में जो कंपनी ने 3.5 रुपये के डिविडेंड पर शेयर दिया हमें, जो अभी जून की क्लोजिंग हुई है, उसमें डिविडेंड यील्ड कितनी बनती है? तकरीबन 18% डिविडेंड यील्ड बनती है। अभी मैक्सिमम भी जो कंपनी है ना सीमेंट सेक्टर, उसकी 1-2% चल रही होती है। तो कंपनी कितना आपको डिविडेंड दे रही है? 18%। इसने 10% पे आना है। डिविडेंड कम नहीं करना, शेयर प्राइस 30-40 रुपये की तरफ जाना है। जैसे DCR का 30 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि आज से 2 साल पहले 10 रुपये का ट्रेड हो रहा होता था। इस चीज़ को समझें। फिर अगर हम इसके पे आउट रेशो को देखें, वो तकरीबन 90%। 90, मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि आपने कम से कम 90% प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करना है। अब इससे ज़्यादा आपके लिए और कंपनी क्या सहूलत दे। अब कंपनी की तरफ वैल्यूएशन देख लेते हैं। मैं इसमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपके सामने शो हो रही हैं। मैं सिर्फ इसमें नेट एसेट पर शेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वक्त जो जितने कंपनी के पास एसेट है उसको नेट पर शेयर पे अगर डिवाइडेशन कर लें तो तकरीबन हमारे पास कंसिस्टेंटली 2023 से लेके 2025 तक 11, 12, 13 के करीब की वैल्यू निकल आ रही है, कि जो कि एक कंसिस्टेंट वैल्यू निकलती आ रही है। अब मैं कंपनी का ज़रा स्वैट एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं। तो एक तो कंपनी का बहुत मजबूत माली पस मंज़र है, यानी कि पैसे की इनको कोई कमी नहीं है, यानी कि फंडिंग की कोई कमी नहीं है। इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े फंड मौजूद हैं। दूसरा, जो आरएफ हबीब ग्रुप है वो ख़ुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रेपुटेटेड इदारा है, जिसके पास बहुत सी अच्छी कानूनी टीम है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, और स्टॉक मार्केट से तो उनके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। अगर मैं इसकी कंपनी की वीकनेस की बात करूं कि इसको क्या ख़तरात हो सकते हैं, ये क्या इसकी वीकनेस हमें नज़र आती हैं, तो वो है तामीराती ताख़ीर। यानी कि अगर इन्वेस्टर को टाइम पर उसका जो अपार्टमेंट है या जो उसका कमर्शियल चीज़ है वो अगर उसको डिलीवर नहीं होती, तो उससे सरमायाकारों का जो इस पे एतमाद है वो कम होगा, और जिससे कीमतों का उतार चढ़ाव होगा। और जब वो होगा तो फिर इनके पास जो सेल करने के लिए जो चीज़ें होंगी वो सेल नहीं होंगी, तो कंपनी के लिए वो वीकनेस में आ जाता है। अगर मैं इसके मौक़े की बात करूं तो जो इन्होंने एरियाज़ जो इन्होंने सेलेक्ट किया है कराची के करीब, नया नाज़माबाद, वो इनके लिए बहुत तरक्की याफ्ता और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि कराची में डेवलपमेंट के बहुत सारे इशू हैं। तो ये शहर जो उसके अल्टरनेटिव होगा लाइक बहरिया टाउन के ही, तो उससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं ख़तरात की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो कंपनी के पास महंगाई का है, कि अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं हुई इनके अपार्टमेंट्स ख़रीदने की, और हुकूमती पॉलिसियों का कोई कंस्ट्रक्शन बेस पे कोई ऐसा असर ना पड़ जाए कि अगर कुछ ऐसी हुकूमत पॉलिसी ले आ जाती है जिससे जैसे कि वो करती नहीं है, लेकिन ख़तरा तो एक हमें जहन में रखना चाहिए कि अगर हुकूमती पॉलिसीज़ ही कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ चली गई तो उससे इनको ज़रूर ख़तरात होंगे। अब हम चलते हैं कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में शेयर इस वक्त कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो तकरीबन 19.5 रुपये के करीब कंपनी का शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो अगर मैं सेक्टर की पी रेशो देखूं टोटल पूरे सेक्टर की, तो वो 10 के करीब है, जबकि सिर्फ इस कंपनी की पी रेशो देखूं तो सिर्फ 3 के करीब है। इतना अंडर वैल्यू शेयर स्टॉक मार्केट में ये इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। आपको जब मैं आगे जाके फ्यूचर आउटलुक इसका डिस्कस करूंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए। कंपनी ने जो हाई लगाया वो 24.95 का लगाया अभी जून की क्लोजिंग के ऊपर, जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया 3.5 रुपये पे। एक्स भी इसी के आसपास हुआ है, और कंपनी का जो ऑल टाइम लो है वो हमारे पास 12.60 का है। पी ए रेशो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 3 की पी ए रेशो, जबकि सेक्टर की 10 है। अब कंपनी के जो फ्री फ्लोट है वो 45%, यानी कि जो आम पब्लिक के लिए कंपनी ने तकरीबन 1.4 करोड़ जो शेयर्स हैं वो
मार्केट में दिए हुए हैं जो वो ट्रेड होते हैं, और कंपनी का जो फिजिकल ईयर एंड होता है वो हमारे पास जून में हो रहा है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अब डिस्कस करता हूँ तो क्वार्टरली हमारे पास जो इसकी इनकम आ रही है वो 2025 के पहले क्वार्टर में हमने देखा कि कंपनी ने 50 पैसे कमाए पर शेयर के पीछे। फिर 2025 के दूसरे क्वार्टर में ये इनकम बेहतर होती है और वो 71 पैसे आते हैं। 2025 के तीसरे क्वार्टर में भी तकरीबन उतनी ही अर्निंग है। और पूरे साल की अगर मैं इसको अर्निंग को डिस्कस करूं तो 2022 में तकरीबन ₹2.45 की अर्निंग, फिर 2023 में कुछ कम होती है क्योंकि 23-24 में जो थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ थी वो पाकिस्तान में बहुत कम हो गई थी। लेकिन हम 2025 में देखते हैं कि कंपनी अचानक बूम करती है और ₹3.5 की ₹3.85 की अर्निंग शो करती है, जिसमें से ₹3.5 का डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर को दे देती है क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें कहा है कि आपने 90% प्रॉफिट शेयर करना है। अब मैं कंपनी के इस साल के पहले क्वार्टर का रिजल्ट आपको बताता हूँ जो कि हमारे पास ये लास्ट में आ रहा है। वो है ₹1.27 की अर्निंग, ₹1.27 की अर्निंग, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले में थी 50 पैसे। यानी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 70-80% का इजाफा किया पर क्वार्टर में अपनी अर्निंग के ऊपर, ईपीएस के ऊपर। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं, यानी कि इसकी लायबिलिटीज़ को देखूं, टोटल एसेट्स को देखूं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट टैक्सेशन को देखूं, तो कंपनी का जो रिज़ल्ट मैं अभी देख रहा हूं कि अगर कंपनी इसी तरह 4 क्वार्टर में अपना रिज़ल्ट शो करती है ₹1 के आसपास की अर्निंग, तो ये अर्निंग तकरीबन ₹4 से ₹5 या ₹5.25 तक जाती है अगर कंपनी इसी पैटर्न पे चलती है। तो डिविडेंड जो होगा अब वो कितना, आपके ख्याल से ₹90 का अगर रूल है गवर्नमेंट की तरफ से तो कितना डिविडेंड होगा? तकरीबन कम से कम भी ₹4-4.5 का डिविडेंड। अब क्योंकि मैंने पूरे के पूरे डिविडेंड की डिविडेंड और फ्यूचर आउटलुक पे, क्योंकि इस कंपनी का पूरा जो स्टैंड है वो डिविडेंड के ऊपर है, ज़्यादा इसके शेयर प्राइस में हमें कैपिटल गेन के चांसेस नहीं हैं, वो भी साल के बाद हैं, तकरीबन जून की क्लोजिंग के आसपास, तो हम डिविडेंड की बात करते हैं। अब 2023 में कंपनी ने ₹3 का डिविडेंड अनाउंस किया और वो दिया। 2024 में तकरीबन ₹1.75 का डिविडेंड दिया और 2025 में डिविडेंड एकदम बढ़ जाता है और ₹3.5 तक का डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। अब इसी पैटर्न को अगर देखें तो जो इस बार की ₹1.27 की अर्निंग आई है हमारे पास, अगर मैं उसी हिसाब को देखूं तो मेरे पास जो डिविडेंड एक्सपेक्ट आ रहा है ना, जैसे मैंने अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि 1.27 की अगर पर क्वार्टर में अर्निंग है तो अगले 2 क्वार्टरों में भी अगर इसी के आसपास की करीब अर्निंग रहती है 3 क्वार्टर्स में, तो हमारे पास ₹5-5.5 ₹5.25 की अर्निंग आती है। और उस हिसाब से कंपनी अगर 90% डिविडेंड देने जाती है तो ₹4-4.5 का डिविडेंड देगी। और डिविडेंड आपको जो मुझे लगता है, जो क्योंकि ये साल बाद डिविडेंड देती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेट है, ये रेंटल रेट नहीं है, डीसीआर हर क्वार्टर दे देता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का पूरा हिसाब होता है, तो ये जून 2026 की क्लोजिंग पे आपको ये डिविडेंड मिलेगा। अब ज़रा कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को, कि उसके फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगी और फ्यूचर में इस कंपनी के लिए क्या स्कोप है, तो कुछ हम थोड़ा सा इसको प्रीवियस पस मंज़र में डिस्कस कर लेते हैं और कुछ फ्यूचर आउटलुक। एक तो नया नाज़माबाद हाउसिंग सोसाइटी का इनके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इनको कंप्लीट करने के लिए भी अगले कुछ साल चाहिए, जिस पे अभी तक जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें तकरीबन 68% काम मुकम्मल है। अगर इसकी फ्लैट की लॉन्चिंग कीमत देखें ना तो वो 10,000 पर मुरब्बा फुट के करीब थी, जो कि अब तक 12,900, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है कि लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इतना इन्वेस्ट नहीं करते, तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की वजह से उसकी कीमतें देखें 1-2 साल में कितनी बढ़ चुकी हैं अभी इनके अपार्टमेंट्स की। और तकरीबन जो 93% जो अपार्टमेंट का एडवांस कलेक्शन भी हो चुकी है, यानी कि वो पहले ही बिक चुके हैं। तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक इस लिहाज से और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, कराची में भी अभी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो आरफ हबीब डिस्कस कर रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी का जो ग्रुप है वो उसको कैसे लेकर चलना चाहता है। हमारे पास और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, इमेज ग्रुप है, जावदान ग्रुप है, जो कि जिनके अपने रीट्स भी हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो कि हमारे पास जीआरआर की परफॉर्मेंस आ रही है। अब सबसे अहम सवाल जो हर इन्वेस्टर का होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताएं कि अगर कंपनी को हमने फेयर वैल्यू कहाँ पे है जहाँ पे इसको ख़रीदना है। तो अभी जो करंट वैल्यू चल रही है 1950 हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से एक्स प्राइस होने के बाद, जो पिछला डिविडेंड ₹3.5 का एक्स हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में है ये कंसिस्टेंटली ₹19.5 के करीब ट्रेड करता है।
कुछ हल्का सा नीचे जाने की कोशिश भी करता है तो आप ये विक्स देख रहे हैं कि वो फ़ौरन शेयर प्राइस को ऊपर लेके आती हैं, यानी कि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है जो समझता है कि 19.5 रुपये से नीचे शेयर नहीं आना चाहिए। अब ये कौन हो सकता है? एक आम रिटेलर इन्वेस्टर भी हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, कंपनी के मालिकान खुद भी हो सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि अभी कंपनी का पहले ही शेयर बहुत अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है 19.5 रुपये के करीब, तो ये और इसको क्या अंडर वैल्यू करना है 17-18 रुपये पे दोबारा ला के। फिर भी हम कहते हैं, एक अजम्पशन रखते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अगर यहाँ से गिरता भी है मार्केट प्रेशर की वजह से तो वो आ जाएगा 17 रुपये तक, हमारे पास दूसरी सपोर्ट आती है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि 1,70,000 से इंडेक्स गिर के तकरीबन 1,60,000 1,58,000 के करीब आ गया, लेकिन शेयर प्राइस मार्केट में वहीं खड़ा हुआ है इसका, वो नीचे नहीं गिर रहा। यानी कि एक कंसिस्टेंट एक प्रॉपर्टी की तरह की इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इतना याद रख लें कि इसमें आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल या कोई फ़ाइल वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी इस कंपनी के शेयर बेच के अपने पैसे को कैश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये GRR का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, रीट का, और आपके लिए इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान होगा। प्रॉपर्टी को फिज़िकल सूरत में ख़रीदने के कॉन्सेप्ट से हट के डिजिटल कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे तो आप अपने मुनाफा और ज़्यादा बना पाएंगे। एक जो आम रेंटल इनकम फ़िज़िकल डिजिटल या दूसरे सोर्स से कमाते हैं, उससे बहुत बेहतर इनकम आपको ये वाला शेयर दे के जाएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा जून की क्लोजिंग के बाद। उस वक्त डिस्कस करेंगे इन दोनों कंपनीज़ को, दोनों के रिज़ल्ट्स को, और उस वक्त क्या हालात होंगे कंपनी के। उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।